तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि किसी भी चैप्टर का फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्योंकि हमें उसमें से कुछ पुरानी चीज़ें बताई जाती हैं जो हमें आगे जो नई चीज़ें होती हैं उनको हमें समझने में हेल्प मिलती है। तो बच्चों, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले, चलो वेक्टर एक क्वांटिटी है तो उसका नाम वेक्टर रखा गया, बट मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम वेक्टर एंड स्केलर दोनों रखना चाहिए था। ठीक है, अब वेक्टर को हम इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे बेटा? जितने भी हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दे डिवाइड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चों, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी हमने फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ऑल फिजिक्स फॉर्मूले, ठीक है, जैसे एग्जांपल फोर्स है ना, वेलोसिटी, मासेस, लेंथ, इस टाइप के जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रखी है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे थर्ड पार्ट भी है, लेकिन थर्ड पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जिसको हम लोग टेंसर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? आपने जितने भी फिजिक्स में फार्मूले पढ़ रखे हैं, कुछ फार्मूलों का केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही पाया जाता है, उन फार्मूलों में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। अच्छा, उससे पहले एक बात ही करना चाहूँगा कि हमें वेक्टर या स्केलर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, एक्चुअल में वेक्टर और स्केलर का जो रिलेशन है वो लॉ से है, यानी कि इसमें एक लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पर या किसी एक फिजिकल क्वांटिटी पर कई सारी फिजिकल क्वांटिटी अगर अटैक कर रही हों, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर अटैक कर रही हो, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो नई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन और उस पर फोर्स या उस पर नई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी चेंज हो जाएगी, वो किस डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए हम पढ़ते हैं वेक्टर। तो वेक्टर से हम वो चीज़ निकाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पाई जाती हैं हमारे फिजिक्स में, इसलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर से हम एक्चुअल में रिजल्टेंट डायरेक्शंस निकालते हैं और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इससे आसान हो जाता है, निकल तो सकता है आसान तरीके से भी, लेकिन वेक्टर से और ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हम वेक्टर चैप्टर को पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया गया है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सारे फिजिक्स के फार्मूले होते हैं। तो बच्चों, इसको दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have only मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब हो गया ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, वर्क डन, etc। ठीक है, एंड नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have
which have both magnitude and direction. Example, velocity, acceleration, momentum, etc. ठीक है, ऐसे बहुत से आपको पूरी फिजिक्स में हम आपको बताएंगे। जब भी कोई हम फार्मूला डिराइव कराएंगे या डेफिनेशन लिखवाएंगे तो वहाँ जरूर बताएंगे कि ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें इसलिए यहाँ सारे एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी इसे नोट कर लें। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर, और स्केलर एंड वेक्टर में हमने अभी पढ़ लिया स्केलर एंड वेक्टर की डेफिनेशन। अब हम बताने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वन पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। पोलर मतलब दो पॉइंट, मतलब अगर कोई फार्मूला हमें पता है, अगर कोई हमें फार्मूला पता है और ये भी पता है कि उसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही पाए जाते हैं, तो बच्चों अगर हमें उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर पता हो, उसी फार्मूले में अगर हमें उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता हो तो वो बच्चों पोलर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, आप जानते हैं कि वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर हो लेकिन अगर हमें उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता हो तो वो वेक्टर्स पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं these vectors have a starting point और a point of application, मतलब जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, और a point of application। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका हम बच्चों एग्जाम्पल में आ जाएगा, सबसे पहले आता है वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारे और भी हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नाउ सेकंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, अब दोनों में फर्क बच्चों ये है कि पोलर वेक्टर में हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होता है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन एक्सियल वेक्टर में हमें नहीं पता होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी कि वो पक्का रोटेशन वर्क करते होंगे या रोटेशनल मोशन दिखाते होंगे, और ऐसा ही होता है। तो बच्चों एक्सियल नाम क्या हुआ? अब देखो अगर रोटेशन ही दिखाएगा तो हम डायरेक्शन पता नहीं होगी, तो उस रोटेशन के केस में कोई ना कोई एक एक्सिस के अलोंग वो बॉडी मूव कर रही होगी, राइट। जैसे मान लो अगर हमने कोई कहा कि एक एंगुलर वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो बच्चों अगर कोई इस सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो हमें उसकी डायरेक्शन क्लियरली पता चलेगी नहीं, तो वो हो जाएगा इसका आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि उसके डायरेक्शन पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन पर, हाँ हम बता कैसे सकते हैं उसका, अगर हम एक्सिस डिसाइड करते हैं, अगर हम उसका एक्सिस डिसाइड करते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एक्सियल यानी कि एक्सिस के किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो बच्चों ये कहलाता है एक्सिस। यानी कि हमें इस वाले टॉपिक में हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पता होता है, इसलिए हमें वहाँ पर एक एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। जबकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हो गया,
ठीक है। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आ गई। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, दीज वेक्टर्स हैव direction along the axis of rotation। ठीक है, या आप इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक्सिस के अलॉन्ग इनकी डायरेक्शंस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों इनके एग्जांपल हैं एंगुलर वेलोसिटी, कॉमा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, टॉर्क हम आपको बताएं सिंपली, ये हमारे जितने भी डोर होते हैं ना जहाँ पे हिंजेस होते हैं, तो टॉर्क उस हिंजेस के अलोंग हमारे डोर को मूव कराता है। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया स्केलर वेक्टर, और वेक्टर की आपके दो टाइप हमने पढ़ा दिए। अब हम बताने जा रहे हैं यूजेस ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूजेस ऑफ वेक्टर। चलिए अब आपको सही से क्लियर मालूम चल जाएगा कि हम वेक्टर का यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, यानी कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। हमने केवल यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फोर्स ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। चलिए हमने और भी दिखा दिए Fn। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो जब बच्चों फोर्स किसी एक पार्टिकल पर लगेगा तो कोई ना कोई एक रिजल्टेंट फोर्स भी तो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स Fr, रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स के लिए एक तो उसका चाहिए होगा मैग्नीट्यूड, एक तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा बच्चों, डायरेक्शन, कि ये जो पार्टिकल है वो किधर जाएगा, ये जो पार्टिकल है वो किधर जाएगा। तो हमें इसके लिए डायरेक्शन चाहिए होगा। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करता है वेक्टर चैप्टर या वेक्टर टॉपिक। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसके कुछ लॉज होते हैं बच्चों। वो लॉज क्या है, जैसे कि अगर हम बताएं कि F = ma, अगर किसी पार्टिकल पर एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी। अगर कोई पार्टिकल कोई मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अलोंग तो उस पर लगने वाला फोर्स किधर होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में लॉ के बाद ही लिखे हुए फार्मूले हैं। एंड फाइनल फार्मूला, फोर्स F = चार्ज Q इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बच्चों फोर्स किधर लगेगा। तो ये सब बताने वाला आपका जो चैप्टर या टॉपिक है वो है वेक्टर। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। सो प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया अभी वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमने वेक्टर का डायग्राम बना के नहीं दिखाया। जी हाँ, वेक्टर के डायग्राम भी होते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी P है और उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड भी P है। ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ
मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड मतलब हो गया कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, चाहे वो मास के टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है, बट वो एक न्यूमेरिकल की वैल्यू होगी। तो उस न्यूमेरिकल की वैल्यू को हम किसी ना किसी एक स्केल पर ले सकते हैं। तो कहना मतलब ये कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक एरो से, हम एक लेंथ से दिखा सकते हैं। तो बच्चों वो हमने लेंथ यहाँ पर डिसाइड कर ली, मान लीजिए वो है आपकी p, ठीक है, या फिर हम केवल p वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर हम अगर सबसे एक नोइंग क्वांटिटी है हमारे पास है वो है फोर्स F, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं शोन बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से हम शो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी बच्चों जो लाइन है इसमें भी इनके नाम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको रख लें ए बी, इसका नाम ए बी रख लें, ये भी ए बी रख लें, ठीक है। तो हम इसे पी वेक्टर भी कह सकते हैं, इसको एफ फोर्स वेक्टर भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, अब इनके नाम दो क्या क्या बच्चे हैं, ये जो एरो बनाया गया है इनके भी एक नाम होते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपका ए और ए है, जो ए पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टेल, पूछ, वही पूछ, गाय की पूछ है ना, बकरे की पूछ, बकरी की पूछ, तो वही टेल, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं ऑरिजिन ऑफ वेक्टर, ऑरिजिन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ए और ए जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ वेक्टर, या फिर बोलते हैं टेल। अब बचा ये बी पॉइंट, ठीक है, इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है, हेड, राइट, हेड, या फिर इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, मतलब जहां तक वो गया उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो बच्चों इसे नोट कर लें। तो बच्चों हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ध्यान देना वो पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। क्या, लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बात आप समझ गए होंगे कि आप अगर उसकी लेंथ को मेजर कर लें तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, इनका जो एरो हेड होता है, जिसे हेड पॉइंट बोले थे हम लोग, एरो हेड जो होता है, एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। बस ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा कि एरो का मतलब क्या होता है और उसका जो लेंथ है उसका मीन क्या होता है, किसी भी हम वेक्टर से ये पता कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा उसका डायग्राम कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। अब हम पढ़ेंगे नोटेशन कि हम वेक्टर को लिखते किस फॉर्म में है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो बहुत ही आसान है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसका क्या नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बाय सिंगल वर्ड, वर्ड थोड़ी होगा, लेटर होगा, वर्ड तो फिर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसमें। सिंगल लेटर, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक एरो डायग्राम बनाया और दिखा दिया ये एक फोर्स है F, तो आप कह सकते हैं फोर्स वेक्टर, ठीक है। और आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मॉड F, इसे मॉड बोलते हैं पैरेलल लाइंस को,
तो ये तो हो गया सिंगल लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड बाय डबल लेटर। बाय डबल लेटर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर आप फोर्स ही लिखें या वेलोसिटी लिखें। कभी कभी क्या होता है वो खुद न्यूमेरिकल्स में दे देते हैं 2 लेटर्स और कहते हैं बनाइए वेक्टर। तो बच्चों उस केस में ऐसा होगा ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी, ये जो एरो है ए बी एरो, यहाँ पर भी आप सही कर लीजिएगा हेड ए बी, तो इसे बोलेंगे बच्चों ए बी वेक्टर। इसे बोल देंगे हम लोग ए बी वेक्टर, ठीक है। जहाँ पर बी जो है वो शो कर रहा है हेड को और ए शो कर रहा है टेल को, यानी कि ऑरिजिन को, ठीक है। इसे फिर से लिख लो ऑरिजिन, और इसे लिख लो टर्मिनल। खत्म हो गया, नोट करें इसको। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है नाम इसमें, अब ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर अब ये जो नाम है वो न्यूमेरिकल्स में बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर एक आपको नाम पता होना चाहिए, उनका सेंस पता होना चाहिए कि वो क्या मतलब बताते हैं। तो फर्स्ट इज कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स, इसमें केवल वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर्स यानी कि एक से अधिक वेक्टर्स जो होंगे या तो वो सेम लाइन होंगे या फिर वो पैरेलल होंगे, ठीक है। या तो वो सेम लाइन होंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। दोज वेक्टर्स which act either along the same line or along parallel ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। अच्छा, ये जो वेक्टर हैं वो या तो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर अपोजिट भी हो सकते हैं। देखिए ये हमने कहा कि पैरेलल सेम भी हो सकते हैं, इनको नाम देते हैं चलिए ए एंड बी, ठीक है। अपोजिट भी हो सकते हैं, ये देखिए ए एंड बी, ठीक है। और लीनियर भी हो सकते हैं, देख लीजिए है कि नहीं, ए बी आप देख लें, तो ऐसे भी हो सकते हैं, आप देख पा रहे हो। तो बच्चों ये तो हो गए आपके कॉलिनियर वेक्टर्स। नाउ सेकंड पैरेलल वेक्टर्स, नाम से जान गए होंगे पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टू कॉलिनियर वेक्टर्स, यानी कि सेम इसी को हम बोल सकते हैं टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल और लाइक वेक्टर्स। टू कॉलिनियर वेक्टर्स having the same direction are called parallel or like vectors,
ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। तो बच्चों पैरेलल वेक्टर्स के बारे में कुछ और बात देख लीजिए। डायग्राम देखिए इनका, ये इनका हो गया डायग्राम ए एंड बी। एक तो ये पैरेलल है, दूसरा इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा। एंगल बिटवीन देम इज 0, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा थीटा इज 0, इसलिए ये लीनियर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर लीनियर अगर होंगे तो अगर लीनियर आप लेना भी चाहते हैं तो वो एंटी पैरेलल या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके एंगल, इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा। मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है बच्चों 180 होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है एक के ऊपर एक, ये पॉसिबल है, इसे नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एंटी पैरेलल। थर्ड पॉइंट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो इसके लिए हमें नीड नहीं पड़ेगी लिखने के लिए, देख सकते हैं आप एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इनके बीच का बच्चों एंगल कितना होगा, पाई और 180, ठीक है, ये वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें इसके लिए डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, आप केवल डायग्राम से लिख सकते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जो पैरेलल हो बट उनकी जो डायरेक्शंस हो वो एक दूसरे के अपोजिट होती है और उनके बीच का जो एंगल होता है वो 180 होता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ उनमें सेम होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction। ये ध्यान दीजिएगा आप, सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बच्चों ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, इसे नोट कर लें।